सो गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ओके, तो जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे वो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि क्या एजम्पशंस हैं, मतलब जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे तो क्या क्या एजम्पशन हमको वहाँ पे लेना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि ट्रेजेक्टरी क्या होता है, व्हाट इज ट्रेजेक्टरी, आफ्टर दैट व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। ओके, सो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। देखिए, प्रोजेक्टाइल किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते थे, सो स्ट्रेट लाइन मोशन में दूसरे स्ट्रेट लाइन मोशन को दूसरे नाम से भी जानते थे हम लोग, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो जिस तरीके से रेक्टिलिनियर मोशन एक मोशन का नाम था जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, उसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन का भी, प्रोजेक्टाइल भी एक मोशन का नाम है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल किसी के स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को नहीं कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन होता है। अब वो दो डायमेंशन बेसिकली हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एक्स और वाई दोनों के अलॉन्ग मूव करे, बेसिकली दोनों के अलॉन्ग साइमल्टेनियसली मूव करने का मतलब क्या है कि वो आपका 2D प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। और कौन से 2D प्लेन में हम लोग, एक्स और वाई प्लेन, बिकॉज देयर आर थ्री एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बट वी जनरली यूज टू कंसिडर आवर एक्स वाई प्लेन। ओके, अभी एक्स वाई प्लेन में साइमल्टेनियसली मूव करने का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए आप कोई पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, या फिर सपोज करिए एक बैट्समैन है, वो बॉल को हिट करता है। यहाँ पे ये बैट्समैन थे, उसने बॉल को हिट किया, तो इस तरीके से जो मोशन होता है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो ये जो टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है, यहाँ पे बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, ये कुछ ऐसा पाथ बनाते हुए, पैराबोलिक पाथ बनाते हुए, ठीक है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस मतलब एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में मूव करने का मतलब क्या है कि साइमल्टेनियसली दो टाइप के मोशन हो रहे हैं, याद रखिएगा। साइमल्टेनियसली दिस बॉल इज मूविंग अलोंग एक्स ऑल्सो एंड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम दिस बॉल इज मूविंग अलोंग वाई ऑल्सो। ओके, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। जब साइमल्टेनियसली एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अलॉन्ग मोशन होता है तो वैसे मोशन को हम क्या कह देते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं कहता है। प्रोजेक्टाइल बेसिकली वो हर ऑब्जेक्ट के मोशन को आप कह सकते हैं जो कि इस टू डायमेंशनल मोशन को फॉलो करे, ठीक है। मतलब प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होगा, किसी जिस चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाए एयर में, जैसे कि कोई मिसाइल को अगर आप यहाँ से फायर करते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी एक आदमी ने मिसाइल को फायर किया, तो इस टाइप की ये मिसाइल को कुछ इस तरीके से जाकर के फाइनली गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, चाहे वो बॉल का था, चाहे वो मिसाइल का, या कोई भी चीज़ को, ठीक है, वो हर चीज़ को आप क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल। और जो मोशन परफॉर्म करेगा वो ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर व्हाट इज बेसिकली प्रोजेक्टाइल मीन्स, प्रोजेक्टाइल का मीनिंग होता है क्या। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम लोग स्टडी करेंगे, इसकी जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो कुछ एजम्पशंस हमको मानने पड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सबसे पहला एजम्पशन, जो सबसे पहला है, इनफैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजम्पशन, जो पहला और आखिरी एजम्पशन इस टॉपिक प्रोजेक्टाइल में हम लोग लेंगे एजम्पशन, वो ये होगा कि देयर विल बी नो एयर रेजिस्टेंस, देयर विल बी नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उस टाइम पे जब वो एयर में मूव करेगा तो उस टाइम पे कोई भी एयर उसके मोशन को रेजिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली देयर विल बी नो फ्रिक्शन फोर्स, दैट फ्रिक्शन विच विल बी कॉज ड्यू टू एयर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये मानेंगे कि वहाँ जो भी ऑब्जेक्ट जिसको हम फेंक रहे हैं, जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी एयर फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है ना, एयर कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, ठीक है। यही एजम्पशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें आगे चल के कंक्लूजन निकलेगा, वो कंक्लूजन को एक्सप्लेन करेगा यही एजम्पशन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। एजम्पशन हमने क्या किया है, कोई भी एयर उस पर रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसकी जरा मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ। मैथमेटिकल एनालिसिस में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने वेक्टर्स में आप लोग को बताया था रिजोल्यूशन के बारे में। बेसिकली देखिए, रिजोल्यूशन क्या होता है, कोई वेक्टर का रिजोल्यूशन मतलब रिजोल्यूशन का बेसिकली मीनिंग होता है एडिशन का उल्टा, उसको अपने कंपोनेंट्स में तोड़ देना। अब ये कंपोनेंट्स क्या होता है,
जैसे ये समझिएगा, ये मान लीजिए एक वेक्टर है, ठीक है, दिस इज योर वेक्टर। तो इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होता है, इस वेक्टर का मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस साइड से टॉर्च जलाता हूँ, ठीक है, ये मैं टॉर्च जला रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन होगा इस पे फ्रंट प्लेन पे, ठीक है, ये जो सामने प्लेन है इस पे जो प्रोजेक्शन होगा, इधर से मैं टॉर्च जलाऊंगा तो कुछ ना कुछ इस इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट का तो लेंथ आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, इस इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ यहाँ पे लेंथ आएगा। इसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, इसका वाई कंपोनेंट। क्योंकि ये वाई, ये जो वॉल है ये वाई एक्सिस के पैरेलल, इसलिए मैं इसको क्या कह देता हूँ, वाई कंपोनेंट, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ऊपर से यहाँ से अगर मैं टॉर्च जलाता हूँ, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कुछ यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कुछ ना कुछ लेंथ आएगा, ठीक है, और इसको मैं क्या कह दूंगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को इसको मैं क्या कह दूंगा, एक्स कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, कंपोनेंट में डिवाइड करना। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है भाई, प्रोजेक्शन, ठीक है ना। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन। रिजोल्यूशन का मतलब कंपोनेंट में डिवाइड करना, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब ये अगर आपका एक वेक्टर है, पीछे से मैं यहाँ से जैसे सपोज करिए एक टॉर्च जलाता हूँ, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो लेंथ आपको सामने वाले दीवार पे दिखेगा वो उसका वाई कंपोनेंट होगा, और ये ऊपर से जब मैं टॉर्च जलाऊंगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखेगा वो उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर इसका ये लेंथ है और ये थीटा कुछ एंगल बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका ए साइन थीटा, ठीक है। अब ये मेरे को आई होप पता होगा आपको रो ट्रिग्नोमेट्री से कि अगर ये वेक्टर का लेंथ ए है और ये थीटा कुछ एंगल बना रहा है, तो ये जो एक इमेजिनरी ट्रायंगल जो डेवलप होगा, ठीक है, तो ये जो सामने वाला ये कितने के बराबर आएगा, ये आपका ए साइन थीटा हो जाएगा, और ये बेस क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ये बेस इस आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज cos theta, therefore it is a cos theta, perpendicular by hypotenuse that is sin theta, therefore it is a sin theta, okay। so I hope resolution of vector is clear to you। means जो भी वेक्टर हैं, जितने भी वेक्टर्स होते हो, चाहे आपका वेलोसिटी हुआ, चाहे एक्सेलरेशन हुआ, चाहे वो आपका फोर्स है, बेसिकली यही तीनों चीज़, यही तीनों वेक्टर्स इस पर्टिकुलर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको हम उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ए को, ये जो ए वेक्टर है उसको दो पार्ट में आप लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ए वेक्टर, ओके, तो ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ए साइन थीटा आई कैप, ओके, या इसको सपोज करें दिस इज योर जे कैप आई एम कंसीडरिंग, लेट इट बी हियर ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा j cap, okay, I cap and j cap, these are the unit vector along x axis and y axis, okay। so this is the simple way of representing, okay। इसका मैग्नीट्यूड जैसे मैं आप लोगों को बोलूँगा तो रूट ओवर में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आपको आइडेंटिटी पता होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वेक्टर का लेंथ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कंपोनेंट्स में तोड़ करके, यानी ए बार इज इक्वल टू cos थीटा कैप प्लस ए sin थीटा जे कैप, या इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए sin थीटा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिजोल्यूशन। नाउ मूविंग फर्दर, अब आपने मेन हम अपने टॉपिक पे जो कि था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मान लीजिए suppose we assume that ये हमारा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था जो कि इस तरीके से कुछ मोशन करके यहाँ पे फाइनली ये ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कुछ कोई ऑब्जेक्ट था जिसको थ्रो किया गया, ठीक है, x और y एक्सिस के बीच में, यानी xy प्लेन में इसको क्या किया गया, एक वेलोसिटी दिया गया, ठीक है। लेट द इनिशियल वेलोसिटी, इस मोमेंट पे जब फेंका गया इसको, ठीक है, उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी हम कितनी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं लेट इट बी v नॉट, ओके। एंड दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज बीइंग कवर्ड इज x, ओके। एंड दिस, अच्छा वन मोर थिंग, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है इसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है, जिसको मैंने x से डिनोट किया। और मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हो कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल
राइज किया, मैक्सिमम हाइट पे गया, फिर वहाँ से वापस नीचे चला, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इस मैक्सिमम जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका इस बॉटम एक्स एक्सिस पे जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ओनली नोन एज मैक्सिमम हाइट। और ये जो डिस्टेंस कवर किया है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किया है, कवर किया है, द मोशन और आई शुड से द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज डिफाइंड एज योर रेंज, and the maximum height, okay, the maximum height to which the projectile, this object which has been thrown, okay, the maximum height जो अटेंड किया उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इस मैक्सिमम हाइट से डिनोट करते हैं। तो अब ये मैक्सिमम हाइट और रेंज के क्या फॉर्मूलेज होते हैं वो सब हम अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि देखिए ये तो रहा भाई वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी मान लीजिए कुछ एंगल यहाँ पे थीटा मान लेते हैं उसको, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको एक्स को मिटा दे रहा हूँ। तो ये जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, यहाँ पे याद रखिएगा वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, ओके। वी नॉट क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी है। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, मतलब जैसे सपोज करिए जब आप किसी चीज़ को थ्रो करते हैं, जैसे सपोज करिए एक आम को, आपको एक आम के एक पेड़ है उस पर आपको पत्थर फेंकना है, ठीक है, पत्थर मार के गिराना। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल नीचे उसको लिटा करके पत्थर मारोगे, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर एंगल होगा जिस पे आप पहले सोचते हो कि नहीं मेरे को इतने एंगल पे अगर मैं फेंकूंगा तब जाकर के वो जो मैं पत्थर फेंक रहा हूँ उससे टकराएगा, ठीक है। तो जो एंगल आप सोच करके फेंकते हो, ठीक है, जैसे फेंकते समय जो भी एंगल आप बनाते हो उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे थीटा से डिनोट करते हैं। तो जो वेलोसिटी है भाई वी नॉट, ये कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, थीटा, यानी कि इस वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर मैंने अभी बोला कि हर वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो इस वेक्टर वी नॉट यानी इनिशियल वेलोसिटी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, इसके अलोंग और इसके अलोंग, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। वी नॉट को अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका वी नॉट, in fact this will be your cos component, okay, v naught cos theta, okay, and the perpendicular component that is along y axis it will be your v naught sin theta, ठीक है। तो v naught cos theta कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जो कि x एक्सिस के अलोंग है, ओके। यही आपका x एक्सिस के अलोंग, ये देखिए अब इसको बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब दो मोशन, मतलब दो मोशन साइमल्टेनियसली होता है, एक मोशन जो कि x एक्सिस के अलोंग हो रहा है, एक मोशन जो कि y एक्सिस के अलोंग हो रहा है, ठीक है। जब दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ तो आपको वो टू डायमेंशनल मोशन दिखता है। तो v naught cos theta is the initial velocity and v naught sin theta is the initial velocity along y axis and this is the initial velocity along x axis। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में एजम्पशन लिया था कि हमारे जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं आइडियल केस में, ठीक है, आइडियल केसेस का मतलब होता है जहाँ पे एजम्पशन पूरे भर भर के लगे रहते हैं, ठीक है। भर भर के लगे रहने का मतलब तमाम एजम्पशन होता है। जैसे जैसे आप देखिए हायर स्टडीज़ में जाएंगे वैसे वैसे एजम्पशन हटते चले जाते हैं। इंजीनियरिंग में आप जाएंगे तो प्रैक्टिकल चीज़ों की स्टडी करते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे एजम्पशन लेना बेवकूफ़ी होती है क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी तो फिलहाल में हम चीज़ों को क्या थ्योरेटिकली स्टडी कर रहे हैं एजम्पशन लेकर के। एजम्पशन हमने क्या लिया था कि देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। अब एयर रेजिस्टेंस न होने के कारण देखिए होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने सपोज करी इसको छोड़ दिया, मान लीजिए ये बॉल था या जो पत्थर था जिसको फेंका जा रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में रहा होगा, ठीक है। ये मैं डायग्राम पे भी ध्यान मत दीजिएगा जस्ट समझने के पर्पज से। जब इसको मतलब फेंका गया कुछ एंगल बनाकर किस तरीके से इसको फेंका गया, ठीक है, तो ये इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन था जिसके अलावा इसकी वेलोसिटी कितनी थी वी नॉट थी, ओके। और इस पे दूसरा फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा होगा, एक तो वो फोर्स, एक तो हम फोर्स अप्लाई किए हैं जिसकी वजह से वी नॉट वेलोसिटी आई है इनिशियल वेलोसिटी, एक फोर्स इस पे एक्ट कर रहा होगा एम जी, ओके, दैट इज मास of this particular object and g is the acceleration due to gravity। ये जो वेट होगा ये कौन से एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करेगा, y एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। और ये जो v नॉट है ये कुछ ना कुछ आपका अगर इसका मैं कोऑर्डिनेट डिवाइड कर दूंगा तो x और y ये x y एक्सिस के बीच में एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए चूंकि एयर रेजिस्टेंस है नहीं, एयर रेजिस्टेंस का मतलब चाहिए कि बॉल किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ से आपने फेंका इस तरीके से गया, ठीक है, इस तरीके से, उसी तरीके से ये जो बॉल है ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करिए। अगर मान लीजिए एयर होता,
मान लीजिए अगर एयर होता तो वो रेजिस्टेंस कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करता है, जस्ट अपोजिट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये बॉल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, तो सिंपल सी बात है भाई, रेजिस्टेंस जो एयर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, जस्ट अपोजिट। लेकिन क्योंकि हमने एजम्पशन क्या लिया कि भाई एयर रेजिस्टेंस है नहीं यहाँ, यानी कि यहाँ पे कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा। अब देखिएगा, अगर मैं वी नॉट मान लीजिए इसको मैं एक एफ से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, वो एफ जो कि हमने अप्लाई किया है, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, the sum of all the vector sum of all the forces, the vector sum of all the component forces is equal to mass times net acceleration। यानी कि f को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक होगा fx और एक होगा fy, ठीक है। तो fy का तो समझ में आता है कि भाई mg, मतलब fy जो fy डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है वो mg के बराबर है। लेकिन जो fx डायरेक्शन x डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी साइड कोई भी फोर्स नहीं है, यानी fx क्या है, जीरो के बराबर। और fx जीरो के बराबर यानी m इंटू ए कितना होगा, m इंटू एक्सेलरेशन x कितना होगा, जीरो। यानी कि मेरा ax क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि भाई m तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो जीरो हो सके, ठीक है। m कभी आपका जीरो नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन ही जीरो होगा, ठीक है। यानी कि जो सबसे बड़ा कंक्लूजन निकल करके आता है कि vx इज इक्वल टू v cos थीटा एंड ax इज इक्वल टू जीरो। ओके, ax इज इक्वल टू जीरो। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। यानी कि अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही इसका फाइनल वेलोसिटी भी होगा। यानी पूरी की पूरी जर्नी के अलॉन्ग जो इनिशियल वेलोसिटी यानी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसके पास शुरुआत में था वही आखिरी में भी होगा। इसका ये आई होप ये कंक्लूजन समझ में आ गया होगा कैसे मैंने कंक्लूड किया कि ax जीरो है। देखिएगा ax जीरो होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, हमारा एजम्पशन जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था कि कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में देखिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई एयर है, सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन को आप एलिमिनेट कर नहीं सकते, ठीक है। कई जगह फ्रिक्शन हमारे लिए अगेंस्ट का काम करते तो कहीं फेवरेबल भी होती है, ठीक है ना, तो उसके बिना रह सकते और वो अगर एक्सेस हो जाए तो फिर रहना मुश्किल भी हो जाता है, ठीक है, दोनों काम है। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन क्यों जीरो होता है, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया। अब वाई एक्सिस ये वी वाई, तो वी वाई वाला तो मैंने बताया था आपको, वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वी वाई यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जी होता है। अब ये आपकी इच्छा है कि इसको जी लेते हो या माइनस जी लेते हो। कई लोग इसको जी लेके कंसिडर करते हैं, कई लोग इसको माइनस जी कब लेते हैं, मतलब ये अगर आप सोचें कि ऊपर फेंक रहे हैं यानी कि अगेंस्ट द विल ऑफ द नेचर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरते समय अपने आप गिरता है, लेकिन क्या अपने आप ऊपर जा सकता है, नहीं, उसको ज़बरदस्ती भेजा जाता है। सो दैट इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ द नेचर, नेचर की इच्छा के खिलाफ, प्रकृति की इच्छा के खिलाफ जब अगर आप फेंक रहे हो तो वहाँ पर हम जनरली क्या ले रहे हैं, नेगेटिव साइन, ठीक है। इसलिए वी वाई, सॉरी दिस इज नॉट वी वाई, दिस इज योर ए वाई। सो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इज माइनस जी एंड एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज जीरो। अब जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल इक्वेशंस पे लेते हैं। नाउ वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा और ए एक्स इज इक्वल टू, अब जरा वी इज इक्वल टू, अगर मैं आपको इक्वेशन यूज करता हूँ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट और आई शुड से व्हाट इज एक्स अलोंग, व्हाट इज द रेंज या व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ओके, सो क्लियरली यू कैन सी दैट हियर s, basically let me represent it by x, okay, x is equal to, using the second equation of motion, s is equal to ut plus half at square, okay, applying that along this axis, okay, applying that equation along this, याद रखिएगा अब यहाँ पे दो डायमेंशनल मोशन हो रहा है, यानी इसके अलॉन्ग हम अलग इक्वेशन लगाएंगे, इसके अलॉन्ग अलग, क्योंकि इसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो अलग है और इसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो अलग है, ठीक है। जरा देखते हैं इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर अप्लाई करेंगे तो यू टी, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी v cos थीटा इनटू टाइम t, t आप मान सकते हैं कि जो टोटल टाइम है, स्मॉल t इज द टोटल टाइम, ठीक है, प्लस हाफ a t स्क्वायर, a ऐसे इज इक्वल टू सिंपल सा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v नॉट cos थीटा t, ठीक है। हाफ a t स्क्वायर, वहाँ पे a जीरो तो पीछे वाला टर्म आपका ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जरा y एक्सिस पे देखते हैं, y इज इक्वल टू, ओके, v नॉट u t
ut साइन ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, बेसिकली ये आपका क्या होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वी वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, वी वाई कितना आपका वी नॉट साइन थीटा एंड ए वाई कितना आपका माइनस वी। इसको जरा रिप्लेस करके देखते हैं कितना आता है, वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, so x is equal to v cos v naught cos theta t and vy is equal to v naught sin theta t minus half gt स्क्वायर। एक और चीज़ नेक्स्ट, एक्चुअली अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि ट्रेजेक्टरी है। ये सब कैलकुलेशन का मेन पर्पस था ट्रेजेक्टरी पे आना। तो ये ट्रेजेक्टरी क्या होता है, द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल पाथ जिस तरीके का ज्योमेट्रिकल शेप फॉलो करता है, वो जो ज्योमेट्रिकल शेप फॉलो कर रहा है ना, उसी ज्योमेट्रिकल शेप को हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। भाई ये सीधे सीधे किसका फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि ये जब आप क्लास 10th में याद होगा, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गए थे, जब स्टार्टिंग हुआ था सेकंड चैप्टर का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा और आपको याद होगा इसका ग्राफ कैसा दिखता था। इसके ग्राफ को हम लोग कहते हैं पैराबोला, जब इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो वो पैराबोला क्या है, अगर उस ऑब्जेक्ट वो कोई ऑब्जेक्ट अगर पैराबोलिक पाथ में मूव करता है तो उसका ट्रेजेक्टरी यानी पाथ, ट्रेजेक्टरी का मतलब बेसिकली पाथ ऑफ एन प्रोजेक्टाइल। जो पाथ जो रास्ता एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू v cos थीटा, y इज इक्वल टू v sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखते हैं, हमको ये प्रूव करना है कि किसी न किसी तरीके से हमको पैराबोला का इक्वेशन लेके आना है। क्योंकि ऑब्जेक्ट देखिए, अगर ये सीधे सीधे आपको दिखा ना कि ये तो एक ऐसा पैराबोला लग रहा है देखने में। ठीक है, एक ऐसा पैराबोला जिसका ओपनिंग जो माउथ है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्लास 10th में, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किस तरह पैराबोला का इक्वेशन होता है, एक ऐसा पैराबोला जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होता है। उसका इक्वेशन देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जिस भी पैराबोला में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यानी ए, अगर ये पॉजिटिव होगा यानी पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन रहेगा इस तरीके से। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव हो गया माइनस, यानी कि ये पैराबोला आपका इस तरीके से ओपन है। ठीक है, माइनस के लिए जब माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस ए के लिए होगा, ये प्लस ए के लिए। ठीक है, ये सब आप चीज़ों को याद दिमाग में रख रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो x इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ से t की वैल्यू, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, t वैल्यू विल बिकम x अपॉन v cos थीटा। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन से जो t की वैल्यू होगी वो x अपॉन v नॉट cos थीटा हो जाएगा। इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू जो आई है, ठीक है, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन में प्लॉट करूंगा। तो y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी का मतलब यहाँ पे x डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ जी अपॉन एक्स वी नॉट कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने सिंपली पहले इक्वेशन से t की वैल्यू फाइंड आउट की है, जो कि आपका है t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी कॉस थीटा। इस t की वैल्यू को मैंने सेकंड में पुट कर दिया। ठीक है, तो इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा y इज इक्वल टू वी नॉट और ये वी नॉट, देखिए वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी ये कितना हो जाएगा tan थीटा, n थीटा। ठीक है, tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ 1/2 जी इंटू वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से, और ये ऊपर में आपका एक टर्म आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस एक्स स्क्वायर को बेसिकली अगर मैं यहाँ लिखूँ चाहे यहाँ लिखूँ, बात वही है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फाइनली क्या है, y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी
अपॉन 2 बी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा, अगर मैं इस टेन थीटा को मान लीजिए, ये टेन थीटा क्या एक कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या क्या है, जी कांस्टेंट, बी नॉट कांस्टेंट, कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, क्योंकि थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई होगी तो कॉस थीटा भी कांस्टेंट, बी नॉट यानी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं सारे कांस्टेंट को कुछ ना कुछ एक वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए इसको मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है, और ये जो पूरा एक कांस्टेंट है इसको मैं ए बोल देता हूँ, तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब आपको दिमाग में धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी कि जो प्रोजेक्टाइल था मेरा, जो प्रोजेक्टाइल था वो कैसा था, ये नीचे की पैराबोलिक शेप था सबसे पहली बात, और दूसरी बात इधर को इसका मुंह ओपन है, ये जो पैराबोला है, ठीक है, ये किस साइड को इसका मुंह ओपन है, डाउनवर्ड की तरफ, और डाउनवर्ड की तरफ मैंने क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट नेगेटिव आता है तो जो पैराबोला होगा वो नीचे की तरफ खुला होगा, और ये देख लीजिए उसका प्रूफ सामने आ गया, y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, या फिर इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, तो ये उसका प्रूफ है, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ projectile, okay, this is the equation, or I should say this is the equation for the path of a projectile, ठीक है। जब कोई प्रोजेक्टाइल आपका किसी अपने ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है तो एट एनी टाइम अगर आपको x की वैल्यू पता है तो आप उससे y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इससे आप लोग को एक और चीज़ सबसे बड़ा कंक्लूजन समझ में आ गया होगा कि भाई नेचर में कोई भी चीज़ यूं ही कोई पाथ फॉलो नहीं करता है, उस पाथ के पीछे कोई ना कोई उससे जुड़ा हुआ मैथमेटिकल इक्वेशन जरूर होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट जैसे मूव कर रहा है उस हर इक्वेशन, उस हर एक पाथ का एक कुछ ना कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन जरूर होगा, ठीक है। और अगर हम ये मैथमेटिक्स इतना एडवांस हो जाए कि हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका इक्वेशन हम ट्रेस कर लें तो शायद हम टाइम फ्यूचर भी पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि हम उस पार्टिकल का फ्यूचर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का आपको पता है कि इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो हमको पता है कि भाई ये जो लाइन होगी अगर t इज इक्वल टू जीरो की इसका पोजीशन ये है, तो t इज इक्वल टू अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है t इज इक्वल टू 10 सेकंड के पहले, मतलब ये t इज इक्वल टू 10 आने से पहले मैं यहीं पे बस बोल दूंगा कि भाई t इज इक्वल टू 10 भी ये यहाँ पे होगा, ठीक है। ये तो उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब जैसे एक चींटी है तो चींटी के दिमाग को आप रीड नहीं कर सकते, ठीक है, चींटी कभी यहाँ पे तो रैंडमली कहीं पे भी जा सकती है। तो ये जो कर्व है इसका अगर इक्वेशन आप निकाल लिए, ठीक है ना, अगर ये जो कर्व है इसका इक्वेशन अगर आप निकाल लिए तो हो सकता है ये पता लगा लो कि चींटी भाई 10 सेकंड बाद किस डायरेक्शन में जा रही होगी, लेकिन इट्स टू मच टफ, बिकॉज चींटी के माइंड को रीड करना, उसके माइंड का जो एंट्रोपी है, रैंडमनेस है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो वो रीड कर पाना, उसके एंट्रोपी को कैलकुलेट कर पाना, दैट इज टू मच डिफिकल्ट टास्क, बट इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हायर मैथमेटिक्स। So this was your about trajectory. Now coming to the next part, that is range. Okay, what is range? I have told you range is the maximum horizontal distance covered. Okay, so x is equal to, I have told you, v naught cos theta into t. Okay, v naught cos theta into t. So this is the रेंज। अब ये t की वैल्यू हमको पुट करनी होगी, ठीक है, t की वैल्यू हमको क्या करनी होगी, पुट करनी होगी। एक और चीज़ अगर आप देखिए y एक्सिस के अलोंग, देखिए ये आपका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप समझ रहे हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है और स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, बराबर होता है, ठीक है। तो x एक्सिस के अलोंग तो ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन y एक्सिस के अलोंग आप ये बात समझिएगा, y एक्सिस के अलोंग y v नॉट साइन थीटा टी, साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जो निकाला था, ठीक है। तो y एक्सिस के अलोंग तो आप देख रहे होगे कि एक बार ऑब्जेक्ट अपने टॉप मोस्ट पोजीशन में, यानी यहाँ से यहाँ टॉप मोस्ट जा रहा फिर वापस, यानी एक बार यहाँ से टॉप मोस्ट पे जा रहा फिर वापस चला रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, जीरो,
वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, 0। सो इन वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, 0 इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से ज़्यादा टी की वैल्यू, अब हम लोग को ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ से ज़रा टी की वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो टी की वैल्यू आएगी साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी बाई 2, और टी की वैल्यू यहाँ से अगर इसको मैं यहाँ पे निकालता हूँ कुछ हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ओके, टी इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ये टाइम की वैल्यू है। अब इस टाइम की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू, x का मतलब क्या होगा, रेंज, ठीक है ना, जो x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट या जो प्रोजेक्टाइल है वो गया, ठीक है। इसको जरा प्रूव करके देखते हैं कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट वी नॉट स्क्वायर बाई जी। ओके, अच्छा वन मोर थिंग, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या तो आप दो चीज़ दो वे में लिख सकते हैं, 2 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, या फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसके अकॉर्डिंग 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आप इस आइडेंटिटी को याद रखेंगे, इस आइडेंटिटी की अगर हेल्प लेंगे तो ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा। ओके, सो वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर रेंज। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर रेंज। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज मैक्सिमम हाइट विच वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, नाउ सो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, वो वाई एक्सिस बी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू एस, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट और बेसिकली द मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। ओके, मतलब ये आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ ये आपका एच मैक्स है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। अब चूंकि आपको भी पता है कि भाई जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगा कोई भी चीज़, ठीक है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने फेंका इसका दो वेलोसिटी का कंपोनेंट था, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन था नहीं, यानी वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट। वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या था, एक्सेलरेशन, एक ही एक्सेलरेशन था, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, जिसको हम लोग फ्री फॉल वाला भी कहते हैं, फ्री फॉल, दैट इज जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरता है। तो यहाँ पे कौन सा है, इसके पास एक्सेलरेशन है जी, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास जी है यानी एक्सेलरेशन, यानी उसका एक मिनिमम भी होगा और एक मैक्सिमम भी होगा। तो आप खुद सोचो कि जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहेगा, ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहेगा, तो क्या कोई मेरे को बता सकता है कि वेलोसिटी इसके पास होगी या नहीं होगी। वेलोसिटी तो होगी, लेकिन उस टाइम पे इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ इस साइड, इस एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग 0 नहीं होगा तो ये और ऊपर जाएगा। लेकिन इस पोजीशन के बाद आप देख लो कि ऑब्जेक्ट का नीचे आना शुरू हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद जो टॉप मोस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर के ग्राउंड का, इसी को मैं एच मैक्स कह रहा हूँ, ठीक है। और ये हमको पता चला कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो कितना होगा, 0। और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता था, बस इसमें पूरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अब देखिए जरा पुट करते हैं, तो वी वाई 0, मैंने अभी बताया फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 0, टॉप मोस्ट पॉइंट इनिशियल से लेकर के टॉप मोस्ट। और यू वाई क्या है, वी नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच मैक्स। तो ये आपका माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 जी, ठीक है। वी नॉट स्क्वायर एच मैक्स के लिए इसको आप दोनों साइड साइड में
तो एच मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और रेंज का फॉर्मूला याद रखिएगा, रेंज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, रेंज का फॉर्मूला था वी नॉट स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। ठीक है, ये रेंज का फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला है और ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग मैक्सिमम हाइट भी कहते हैं। रेंज का मतलब जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट और द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।